नमस्कार सभी को। मैं राकेश आपका कम्युनिटी चैनल इजी वे जीएस पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम अपनी क्लास में सितंबर 2025 को कंप्लीट करेंगे। सितंबर 2025 के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, हम इसमें न्यू पैटर्न के रिलेटेड भी क्वेश्चन बन के आए हैं, लेके आए हैं। जैसे कि आपके आजकल एसएससी का ट्रेंड चला हुआ है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी लेके आए हैं इसमें, और इसमें आपके वन लाइनर क्वेश्चन भी लेके आए हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी बुक है भाई योद्धा करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो इसमें क्या है, जिसे एनटीपीसी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, डीएसएसबी और जो अन्य स्टेट एग्जाम भी है उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। ठीक है, न्यू पैटर्न पर क्वेश्चन बन रहे हैं जो वो सारे क्वेश्चन है इसमें। इसमें आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है, इसमें आपके वन लाइनर क्वेश्चन भी है, इसमें आपके वन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी है। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन दिए गए इसमें। वन स्टॉप सोल्यूशन आपके सारे एग्जाम के लिए करंट अफेयर का। ठीक है, तो इसको आप बाय कर सकते हो योद्धा publication.com पे। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज होनर्ड विद दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2023। 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? ये भाई पुरस्कार तो 2023 के लिए है, लेकिन दिया गया है ये अभी 2025 में। जैसे अपन ने देखा था पिछले 2022 वाला था, वो कब दिया गया था? 2024 में। किसको दिया गया था 2022 वाला? 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। ठीक है, वो हमने पीछे 2024 वाली क्लासेज में पढ़ा था। ठीक है, तो ये किसे मिला भाई? 2023 का मिला 2025 में दादा साहब फाल्के। किसे मिला? ये मोहनलाल को मिला है। किसे मिला? ये मोहनलाल को मिला है। ठीक है, 2023 का मिला कब है? 2025 में। ठीक है, ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं भाई। कौन सी से? मलयालम से। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से। ठीक है भाई, ये कहाँ से है? ये केरल से है ये। ठीक है, कहाँ से? केरल से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनको कब मिला है? 71 में जो नेशनल फिल्म अवार्ड थे उसमें दिया गया है। ठीक है, कौन से में? 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में दिया गया है ये। ठीक है, इनको नेशनल फिल्म का अवार्ड मिले 5 बार मिल चुके हैं भाई। नेशनल फिल्म अवार्ड्स 5 बार विनर है भाई ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स के। ठीक है, इनका कुछ प्राइज मिले हैं, कुछ अवार्ड्स मिले हैं, जैसे पद्मश्री मिला इनको। कब मिला था पद्मश्री इनको? 2001 में। पद्म भूषण भी मिला इनको। पद्म भूषण कब मिला था? 2019 में मिला था। पद्म भूषण कब मिला था? 2019 में। ठीक है, अब 2025 में क्या मिला है? दादा साहब फाल्के मिला 2025 में, लेकिन है ये 2023 वाला। ठीक है, ये सिनेमा के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा की फील्ड में ये। कौन सा? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, तो क्या मिलता है भाई इस अवार्ड में? एक तो लोटस की ट्रॉफी मिलती है गोल्डन। ठीक है, और क्या मिलता है भाई? 15 लाख रुपए कैश प्राइज मिलता है। कैश प्राइज कितना मिलता है? 15 लाख मिलता है, और गोल्डन लोटस ट्रॉफी मिलती है, और साथ में एक शॉल भी मिलता है। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी भाई दादा साहब फाल्के की? 1969 में। कब? 1969 में। ठीक है, फर्स्ट विनर कौन थी भाई इसके? फर्स्ट विनर कौन थे? देविका रानी थी। कौन थी फर्स्ट विनर? देविका रानी थी इसकी फर्स्ट विनर। ठीक है, ये सारे इसके बारे में याद रखने हैं। चले आगे। 2024 वाला किसको मिला था? 2024 में 2022 वाला मिथुन चक्रवर्ती को मिला था, वो याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द बुक मदर मैरी कम्स टू मी वाज रिसेंट लॉन्च्ड, हु वाज रिटन इट। मदर मैरी कॉम कम्स टू मी किताब को हाल ही में लॉन्च किया गया, इसे किसने लिखा है? तो किसने लिखा है भाई? इसके अरुंधति रॉय ने लिखा है। किसने लिखा है? अरुंधति रॉय ने लिखा है। ठीक है, कहाँ पर लॉन्च हुई है ये? कोच्चि में लॉन्च हुई है। कोच्चि कहाँ है? केरल में है। कोच्चि केरल में ये बुक लॉन्च हुई है। ठीक है, तो क्या भाई इसमें इसमें जो अरुंधति रॉय है उसने अपनी जो उनकी मदर हैं उनके साथ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। ठीक है, मदर मैरी रॉय हैं, उनके साथ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। ठीक है, वैसे कहाँ से बिलोंग करती है भाई अरुंधति रॉय? शिलोंग से। कहाँ से? शिलोंग कहाँ है? मेघालय में। शिलोंग कहाँ है? मेघालय में। ठीक है, ये इंडियन ऑथर है अरुंधति रॉय। ठीक है, इनको बुकर प्राइज भी मिला भाई। कब मिला था इनको बुकर प्राइज?
कब मिला था बुकर प्राइज? 1997 में। कौन सी बुक के लिए? एक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, ठीक है। बुकर प्राइज मिला द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, ठीक है। 2024 में उन्होंने पीछे पटा इनको पेन पे इंटरव्यू मिला था। कौन सा? पेन पे इंटरप्राइज कब मिला था? 2024 में। ये भी पीछे 2024 वाले करंट अफेयर में हमने पढ़ा था, ठीक है। चले आगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है बीसीसीआई का नया अध्यक्ष भाई? ये नियुक्त किया गया मिथुन मनास को। किसे नियुक्त किया गया? मिथुन मनास को, ठीक है। बीसीसीआई के भाई 37वें अध्यक्ष हैं ये। उनसे 37वें अध्यक्ष हैं ये। कौन? मिथुन मनास। इससे पहले कौन थे? 36वें रोजर बिनी थे, ठीक है। 29 अगस्त में क्या किया था? उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद किसको बनाया गया? मिथुन मनास को बनाया गया, ठीक है। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं मिथुन मनास? ये हैं जम्मू कश्मीर से। कहाँ से? ये जम्मू कश्मीर से, ठीक है। पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं जो कहाँ से हैं? जम्मू कश्मीर से हैं, ठीक है। ये पहले भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के कोच भी रह चुके हैं अपने, ठीक है। और ये ऑलराउंडर थे, ठीक है। तो बीसीसीआई के बारे में और देख ले भाई। कब स्थापना हुई थी बीसीसीआई की? 1 दिसंबर 1928 को। कब? 1 दिसंबर 1928 को, ठीक है। इंडिया की जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है वो कौन सी है? बीसीसीआई है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ भाई बीसीसीआई का? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अवॉर्डेड द बैलन डीओर अवार्ड इन द मेंस कैटेगरी इन 2025? 2025 में मेंस कैटेगरी में बैलन डीओर अवार्ड से किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया भाई? ये उस्माने डोम्बेले को। किसे दिया गया है? उस्माने डेम्बेले को दिया गया है, ठीक है। कहाँ दिया गया था भाई? ये कहाँ हुए थे ये अवार्ड? पेरिस, फ्रांस में हुए थे। कहाँ हुए थे? पेरिस, फ्रांस में हुए थे, ठीक है। तो कौन से गेम से बिलोंग करते हैं ये? उस्माने डेम्बेले फुटबॉलर हैं ये। क्या ये? फुटबॉलर है, ठीक है। और ये बैलन डीओर अवार्ड भी किस में दिया जाता है? ये फुटबॉल में दिया जाता है, ठीक है। और फीमेल के लिए किसको मिला भाई? फीमेल का ही पूछ सकता है। एतेना बोनामाटी। क्या है? एटेना बोनामाटी, ठीक है। ये लगातार 3 साल से जीत रही है भाई कंजिक्यूटिवली, लगातार 3 साल से। लगातार 3 साल से कौन जीत रही है? ये एटेना बोनामाटी जीत रही है, ठीक है। लगातार 3 साल से, ठीक है। 2023 में भी इनको मिला, 2024 में भी, 2025 में भी फीमेल के लिए, ठीक है। और कौन है जिसको 3 बार मिला है? मिशेल प्लेटिनी है फ्रांस से। इनको भी कितनी बार मिला? 3 बार मिला, ठीक है। और सबसे ज्यादा बार किसको मिला है? लियोनो मेसी को। मेसी को, ठीक है। लगातार तो 4 बार मिला है और टोटल 8 बार मिल चुका है इनको, ठीक है। लगातार 4 बार, टोटल 8 बार, ठीक है। इनका कौन सी बार था? अब की बार तीसरी बार था, ठीक है। चलिए आगे। CP Radhakrishna has become a new vice president of India. Till now, how many vice president of India have become seized to the post of president? CP राधाकृष्णा भारत के नए उपराष्ट्रपति बने भाई। अब तक भारत के कितने उपराष्ट्रपतियों ने राष्ट्रपति का पद भी संभाला है? तो एक तो यही चीज याद रखनी है, उपराष्ट्रपति कौन बने? CP राधाकृष्णा, ठीक है। जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया था उनके हेल्थ इश्यू के कारण। उसके बाद 9 सितंबर को इलेक्शन हुए थे वाइस प्रेसिडेंट्स के। तो कौन बना है? CP राधाकृष्णा, ठीक है। कौन बने हैं? CP राधाकृष्णा। ये एनडीए के कैंडिडेट थे भाई। किसके? एनडीए के, ठीक है। और इनके अपोजिट में कौन थे? बी सुदर्शन रेड्डी थे। किसके? इंडिया अलायंस के, ठीक है। तो कौन जीत गए? ये CP राधाकृष्णन जीत गए, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं CP राधाकृष्णन? ये पहले ये देख लेते क्वेश्चन। कितने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बने हैं? 6 राष्ट्रपति ने कार्यभार संभाला, ठीक है। कितने ने? 6 ने, ठीक है।
तो सीपी राधाकृष्णन कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? ये तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से, ठीक है। टेबल टेनिस के प्लेयर भी रह चुके हैं ये। किसके? टेबल टेनिस के प्लेयर भी रह चुके हैं ये। और 1998 से 2004 तक ये एमपी थे। क्या थे? मेंबर ऑफ लोकसभा थे, ठीक है। एमपी थे कब? 1998 से 2004 तक, ठीक है। और महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। कहाँ के गवर्नर थे? कहाँ के थे? महाराष्ट्र के, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है इनके बारे में भी। तो कौन बने वाइस प्रेसिडेंट? अब कौन है? सीपी राधाकृष्णन है, ठीक है। एनडीए के कैंडिडेट थे। चलिए आगे। इंडियाज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व विच हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क इन सितंबर 2025 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भारत के शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसमें सितंबर 2025 में यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है भाई? ये हिमाचल प्रदेश में। कौन से भाई? ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है उसके अंदर आता है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की मान्यता मिली है इसको, ठीक है। अभी ना यूनेस्को ने 26 बायोस्फीयर को क्या दिया था? दर्जा दिया था ये, ठीक है। 26 उनको बायोस्फीयर को 20 कंट्री में, जिसमें से एक इंडिया का भी था, ठीक है। वो कहाँ पे था? हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। कितने एरिया में भाई? लगभग ये 7770 स्क्वायर किलोमीटर में है। कितने में? 7770 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, लाहौल स्पीति में। कहाँ? लाहौल स्पीति में, ठीक है। और ये समुद्री तल से लगभग 3300 से 6600 मीटर ऊंचाई पर है ये समुद्री तल से, ठीक है। यूनेस्को ने एक प्रोग्राम चलाया था भाई, मैप प्रोग्राम। मैप क्या है? मैप प्रोग्राम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। कब चला था ये? 1971 में। कब चला था ये? 1971 में शुरू किया गया था, ठीक है। इंडिया में लगभग अब टोटल अब तक के 18 बायोस्फीयर है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। इसमें से 13 हैं जो वो मैप प्रोग्राम में भी हैं। कितने हैं? जो ये मैप प्रोग्राम का नेटवर्क है इसमें भी 13 हैं इसमें शामिल, 18 में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोकुल रिजर्व एंड उदयपुर लेक हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ रामसर साइट इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड? गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट की दर्जा दिया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है भाई? ये है बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की है। जो गोकुल जलाशय है ये कहाँ है? ये बक्सर में है, बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और जो ये उदयपुर लेक है, उदयपुर लेक है, ये कहाँ पर है? ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ? ये वेस्ट चंपारण में, ठीक है। जो गोकुल जलाशय है वो बक्सर में, और जो उदयपुर झील है वो कहाँ है? वेस्ट चंपारण में है, ठीक है। इनको क्या मिला है? वेटलैंड साइज का दर्जा मिला अभी, ठीक है। तो बिहार में कितनी रामसर साइट होगी भाई? बिहार में 5 रामसर साइट होगी है। कितनी होगी? बिहार में 5 होगी है, ठीक है। ये अभी 2 जोड़ने के बाद टोटल कितनी होगी है? 93 होगी है। 93 रामसर साइट होगी है। इंडिया में कितनी होगी है? 93 रामसर साइट होगी है, ठीक है। इनसे पहले कौन सी जोड़ी गई थी अभी रिसेंटली? एक राजस्थान में जोड़ी गई थी खिच्चन, फलोद खिच्चन जोड़ी गई थी फलोदी में, राजस्थान में। कौन सी? खिच्चन। कहाँ ये? फलोदी, राजस्थान में है दोनों। एक और जोड़ी गई थी उससे पहले, मेनार। ये कहाँ है? ये उदयपुर में है। कहाँ? ये उदयपुर राजस्थान में है ये, ठीक है। इनको भी रामसर साइट का दर्जा मिला था पीछे से। तो टोटल कितनी होगी है भाई? 93 रामसर साइट होगी है, ठीक है। तो रामसर साइट 93 रामसर साइट में लगभग कितना एरिया इंडिया कवर करता है? 13,60,000
719 हेक्टेयर, ठीक है, कितना 13,60,719 हेक्टेयर, लगभग 93 जो रामसर साइट है उन क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है भाई, तो रामसर साइट का दर्जा कब से मिलना स्टार्ट हुआ था भाई? ये रामसर कन्वेंशन हुआ था, कब हुआ था? कहाँ हुआ था और कब हुआ था? ये हुआ था 1971 में। कहाँ हुआ था? और ये रामसर ईरान में हुआ था। रामसर जगह का नाम है कहाँ? ईरान में, ठीक है, 1971 में, ठीक है। इसको इंडिया को मिला के 172 कंट्रीज ने इसमें वो किया है, एक्सेप्ट किया इसको। कितनी? 172 देशों ने, ठीक है, इस संधि को स्वीकार किया था, जिसमें अपना भारत भी शामिल है, ठीक है। तो गोकुल रिजर्व और उदयपुर लेक कहाँ की है? बिहार की है, याद रखना है, ठीक है। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिसेंटली? हाल ही में किसे भारत का अटॉर्नी जनरल के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया भाई? जो पहले भी थे अभी वो दोबारा वही नियुक्त हो गए हैं 2 साल के लिए। कौन हो गए हैं? आर वेंकट रमणी। कौन है? आर वेंकट रमणी, ठीक है। पहले भी यही थे और इनका कार्यकाल 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। तो इनका कार्यकाल कब तक हो गया? 2027 तक, 30 सितंबर 2027 तक, ठीक है। कब अपॉइंट हुए थे ये पोस्ट में? 2022 में अपॉइंट हुए थे। कब हुए थे? 2022 में अपॉइंट हुए थे, ठीक है। तो कहाँ से आए आर वेंकट रमणी? ये पुदुचेरी से हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये पुदुचेरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट थे, ठीक है। और कौन से नंबर के ये अटॉर्नी जनरल बने भाई? ये 16वें नंबर के थे ये। कौन से नंबर के? 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल थे ये, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल है भाई, इसका क्या काम होता है? ये भारत सरकार का ना चीफ लीगल एडवाइजर होता है, ठीक है। क्या? मुख्य विधिक सलाहकार होता है, ठीक है। तो लीगल एडवाइस होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये क्या देता है? अटॉर्नी जनरल ही देता है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। कब स्थापना हुई थी? 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। और कौन अपॉइंट करता है भाई इसको? कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। किसकी रिकमेंडेशन पे? सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। और कौन से आर्टिकल के अंदर आता है ये? 76(1) के तहत कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी जो रिकमेंडेशन है उसके ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लच, मैपले एंड जायू हैव बीन नेम्ड द मास्कट ऑफ द फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026, विच कंट्री डज जायू रिप्रेजेंट? क्लच, मैपले और जायू को फीफा विश्व कप 2026 का शुभांकर बनाया गया। इनमें से जायू जायू किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? तो जायू किस देश का करता है भाई? ये मैक्सिको का। किसका करता है? जायू मैक्सिको करता है, ठीक है। जो फीफा का वर्ल्ड कप होगा 2026 से, फीफा विश्व कप 2026 होगा, कहाँ होगा भाई ये? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ होगा ये? ये 3 कंट्रीज में होगा। कौन सी में होगा ये? सॉरी भाई, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। कहाँ होगा? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा, ठीक है। याद रखना कहाँ होगा? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा, ठीक है। 11 से 19 जुलाई तक 2026 में, ठीक है। कितनी टीमें भाग लेंगी इसमें? 48 टीमें भाग लेंगी। और कौन करवाएगा? फीफा करवाता है इसको। कौन करवाता है? फीफा करवाता है इसको, ठीक है। तो 2026 का फीफा कप देख लिया हमने। तो अब ये देख लेते हैं भाई, जो ये जायू था ये किसका था? ये मैक्सिको का था, ठीक है। क्या था ये जायू? ये है जैगवार है ये है ये क्या जायू? ये जैगवार है ये। और देख लेते हैं, मैक्सिको जायू है क्या? ये जैगवार, ठीक है। अच्छा, कल्च किसका भाई? जो कल्च है ये किसका है? यूएसए का है। यूएसए कौन सा है? क्लच। कौन सा क्लच? ये किसका? ये यूएसए का। क्लच क्या भाई? ये एक बेल्ड ईगल है ये। क्या क्लच? बेल्ड ईगल है, ठीक है। और क्या बच गया? मेपल। ये है मेपल। तो मेपल कौन से देश का भाई? मेपल है कनाडा का।
कनाडा कौन सा है? मेपल। मेपल क्या है? ये एक मोस है। क्या एक मोस है? मेपल। ठीक है, ये सारे मस्कट याद रखने हैं भाई। क्लच किसका है? यूएसए का है। मेपल कनाडा का है और जायू मैक्सिको का है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द बेराबी शेयरिंग रेल लाइन बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ 8,070 करोड़ इन विच स्टेट इज रेल लाइन लोकेटेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,070 करोड़ की लागत से बनी बेराबी शेरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया। यह रेल लाइन किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है भाई ये रेल लाइन जिसका उद्घाटन किया? ये मिजोरम में है। कौन से में? ये मिजोरम में है। ठीक है, 13 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। ठीक है, ये मिजोरम का फर्स्ट रेलवे लिंक प्रोजेक्ट है भाई। किसका? मिजोरम का फर्स्ट रेलवे लिंक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो कितनी लेंथ है भाई इस प्रोजेक्ट की? कितनी है? 51.38 किलोमीटर। क्या भाई ये डिटेल्स इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसमें आपको क्वेश्चन की सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब एक ऑप्शन बता दिया और आगे चल गए अगले क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया तो आपसे बनेगा नहीं फिर। ठीक है, तो इसलिए जो भी क्वेश्चन करवाते हैं तो उस क्वेश्चन की आपको पूरी पता होनी चाहिए, क्वेश्चन के बारे में पूरा निचोड़। ठीक है, तो कब कंस्ट्रक्शन इसकी कब स्टार्ट हुई थी भाई? 2015 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी इसकी। कब हुई थी? 2015 में। ठीक है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? 8,070 करोड़ रुपए है। ठीक है, ये पिछले 172 सालों में जब से रेलवे स्टार्ट हुई है। मिजोरम की जो कैपिटल है ना, कौन सी, क्या कैपिटल? मिजोरम की आइजोल। क्या है? आइजोल कैपिटल है। उसको डायरेक्टली कनेक्ट करने वाला पहला वो है ये। ठीक है, लिंक प्रोजेक्ट है ये रेलवे का। 172 वर्षों में पहली बार मिजोरम जो कैपिटल आइजल उसको कनेक्ट किया जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, तो किससे बिलोंग करता है भाई ये प्रोजेक्ट? मिजोरम से। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बन गया है? तो कौन बन गया भाई? अपोलो टायर बन गए। कौन बन गया है? अपोलो टायर। ठीक है, इससे पहले कौन था? ड्रीम 11 था। ठीक है, लेकिन अभी अपने पीछे देखा था कि लोकसभा में बिल पास हो गया ऑनलाइन जो गेमिंग कंपनी है उनके खिलाफ है, तो अब कौन बन गई है? अपोलो टायर बन गई है। ठीक है, अपोलो टायर ने इसको मार्च 2028 तक का ले लिया है। कब तक का? मार्च 2028 तक का एग्रीमेंट हो गया है, 2.5 साल का। ठीक है, कितने साल का? 2.5 साल का। ठीक है, जो स्पॉन्सरशिप है सिप है किसके पास है अब इसकी? इंडियन क्रिकेट टीम की अपोलो टायर के पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो किसने लॉन्च की है भाई ये लॉन्च की है अग्निकुल कॉस्मोस ने। किसने की है? अग्निकुल कॉस्मोस ने। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी है। ठीक है, तो कहाँ बनाए जाएंगे भाई ये? चेन्नई में बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए जाएंगे? चेन्नई तमिलनाडु में बनाए जाएंगे। याद रखना, कहाँ बनाए जाएंगे? चेन्नई तमिलनाडु में बनाए जाएंगे। ठीक है, क्या होगा भाई इसमें? जो 3D प्रिंटिंग तकनीक है उसकी सहायता से क्या, जो स्पेस रिलेटेड पार्ट है रॉकेट्स के, ठीक है, वो बनाए जाएंगे इसके तहत से। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लगभग 50% तक कम हो जाएगी। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 50% पर जाएगी, 50% तक कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा? क्या क्या फैसिलिटी होंगे इसमें? जो डिज़ाइन है, ठीक है, जो उसका सिमुलेशन है, प्रिंटिंग है, जो पोस्ट प्रोसेसिंग है और जो फिनिशिंग है वो सारी एक ही जगह पर होगी इसके तहत। ठीक है, तो कौन करेगा इसको? अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस क्या भाई ये स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है ये। ठीक है, ओन व्हीकल नेम, इसने अपना एक अग्निबाण लॉन्च किया है। ठीक है, इसका खुद का व्हीकल है। कौन सा? स्पेस के लिए अग्निबाण। अग्निबाण किसका? अग्निकुल कॉस्मोस का क्या है? अग्निबाण। ठीक है, जो स्पेस सेक्टर में डिफरेंट सिस्टम होते हैं, जो पार्ट होते हैं स्पेस सेक्टर के, उनके जो पुर्जे होते हैं उन पर कार्य करेगा। कौन सा? अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, कब बनी थी भाई अग्निकुल कॉस्मोस? ये 1 दिसंबर 2017 को। कब बनी थी? 1 दिसंबर 2017 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? IIT मद्रास में है।
IIT मद्रास चेन्नई। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टिल 2026। हु इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? कौन है भाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? जनरल अनिल चौहान है। कौन है? जनरल अनिल चौहान है। ठीक है, CDS का पद है भाई ये। तो क्या है CDS का पद ये? इसमें जो हमारी तीनों सेनाएं हैं ना, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, तो इन तीनों के ऊपर बना दिया क्या? CDS का पद। ठीक है, तो किस लिए बना दिया? क्योंकि ये इनके बीच में जो आपसी संयुक्ता है, जो समन्वय है इनके बीच में, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन जो इनका वो अच्छा हो सके। किसका? आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का। उसके लिए कौन सा पद बनाया है? CDS बनाया है। कब बनाया था ये पद? 2019 में बनाया था। कब बनाया था? 2019 में बनाया था पद। ठीक है, तो फर्स्ट CDS कौन थे भाई? जनरल बिपिन रावत थे। कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी पीछे, आपने देखा होगा 2022 में। उसके बाद कौन बने थे? जनरल अनिल चौहान बने थे। ठीक है, तो फर्स्ट कौन थे? बिपिन रावत। कहाँ से थे ये? उत्तराखंड से थे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोटेस्ट आर बीइंग हेल्ड इन इंक्लूड लद्दाख इन द सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू हुम? लद्दाख ने छठी अनुसूची में जोड़ने के लिए विरोध किए जा रहे हैं। संविधान की छठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भाई छठी अनुसूची? जनजातीय क्षेत्र में शासन से। किससे? गवर्नेंस इन ट्राइबल एरिया से है। ठीक है, तो क्या हुआ? लद्दाख में अभी वो इलेक्शन हुए थे पीछे, विरोध हुआ था हिंसा के बहुत ज्यादा। तो उसमें क्या होता? 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 80 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे। ठीक है, तो क्या था? 6 शेड्यूल में लद्दाख के लिए स्टेट ऑर्डर रिजर्वेशन ऑफ पीपल, लद्दाख के लिए जो लद्दाख के लोग हैं उनके रिजर्वेशन के लिए वो क्या कहते हैं? 6 शेड्यूल में डालो। ठीक है, अभी 6 शेड्यूल में कितनी कंट्री हैं? कितने स्टेट हैं? 4 स्टेट हैं, जिसमें ट्राइबल जो जनजाति है वो ज्यादा है, तो उनके लिए ये अलग से वो बनाया गया है 6 शेड्यूल। तो कौन से 4 स्टेट है भाई? असम पूछ लेता है ये 6 शेड्यूल में कौन सा स्टेट बिलोंग नहीं करता, ये पूछ लेता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं आप इनको? ATMM। ठीक है, क्या? ATMM। लेकिन इसमें मणिपुर नहीं है भाई, वो याद रखना है, मणिपुर नहीं है इसमें। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ये है। ठीक है, मणिपुर नहीं है इसमें। ये खास कर ध्यान रखना, ऑप्शन में आपके एग्जाम में मणिपुर ही दिया मिलता है। ठीक है, तो मणिपुर नहीं है इसमें। ठीक है, चले आगे। Who has been appointed as the new chairman of NSE? NSE क्या? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है भाई। इसका नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया भाई? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ये किया गया है इंजेती श्रीनिवास को। किसे? इंजेती श्रीनिवास को। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है इंजेती श्रीनिवास को। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है भाई ये भारत का स्टॉक एक्सचेंज है। किसका? ये भारत का स्टॉक एक्सचेंज है, और वर्ल्ड में ना भाई ये 5वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर वर्ल्ड में? ये 5वें नंबर पर है। ठीक है, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन में बना था भाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? कौन सी कमेटी के? ये कमेटी दी फेरवानी कमेटी। कौन सी दी? फेरवानी कमेटी। ठीक है, फेरवानी कमेटी के रिकमेंडेशन से बना था। और कब बना था ये? फॉर्म कब हुआ था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? 27 नवंबर 1992 को। कब हुआ था? 27 नवंबर 1992 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ हेडक्वार्टर है? मुंबई में है। ठीक है, तो वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, हु हैज वॉन द 2025 रमन मैग्सेसे अवार्ड? 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता भाई ये अब की बार इंडिया से एजुकेटेड गर्ल्स के नाम से एक सोसाइटी है, उसने जीता है। ठीक है, एजुकेटेड गर्ल्स के फाउंडेशन है, तो उसने जीता है क्या? 2025 का रमन मैग्सेसे अवार्ड। क्या? एजुकेटेड गर्ल्स। ठीक है, ये पहली ऑर्गेनाइजेशन होगी है इंडिया की तरफ से। ऑर्गेनाइजेशन पहली होगी है रमन मैग्सेसे जीतने वाली। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी है? पहली ऑर्गेनाइजेशन होगी है। ठीक है,
तो अब की बार 2025 में एक तो ऑर्गेनाइजेशन को मिला है और 2 इंडिविजुअल को मिला है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन को और 2 इंडिविजुअल को मिला है प्राइज। ठीक है, तो एजुकेटेड गर्ल्स फाउंडेशन है, ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। ठीक है, और इंडिविजुअल किस किस को मिला भाई? एक सही नाली है, किसको मिला है इंडिविजुअल में? सही नाली, सही ना अली। कहाँ से? ये मालदीव से है। कहाँ से? मालदीव से है। ठीक है, और किसको मिला है? फ्लावियाने है, कहाँ से? फिलीपीन से। क्या, कौन है? फ्लावियानो है। ठीक है, फ्लावियानो एंटोनियो, कहाँ से है? फिलीपीन से है। ठीक है, इन 3 को क्या मिला है? रमन मैग्सेसे से मिला 2025 का। ठीक है, तो ये एजुकेटेड गर्ल्स है, ये क्या है भाई? ये सोसाइटी है जो ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या ये? एक गैर लाभकारी संस्था है। किस में काम करती है भाई? ये जो गर्ल्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी एजुकेशन। ठीक है, क्या करने के लिए? जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए है ये। ठीक है, कई समुदायों को साथ में लेके क्या करती है? ये गर्ल्स की पढ़ाई है उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ये फिलहाल राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इनके गांव में काम कर रही है। ठीक है, कब स्टेब्लिशमेंट हुई थी भाई ये एजुकेटेड गर्ल्स से? 2007 में। कब बनी थी ये? 2007 में बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडर द रिसेंट अनाउंसमेंट जीएसटी 2.0 इन इंडिया हाउ मेनी टैक्स लेवीज हैव बीन फाइनलाइज्ड? भारत में हाल ही में घोषित जीएसटी 2.0 के तहत कितने टैक्स स्लैब तय किए गए हैं? तो कितने किए गए भाई? 2 टैक्स स्लैब किए गए हैं। कितने किए गए हैं? 2 टैक्स स्लैब किए गए हैं। ठीक है, जीरो जीएसटी भी किया है। आपकी बार क्या किया है? कुछ इसेंशियल चीज है उनके ऊपर क्या कर दिया? जीरो जीएसटी कर दिया। क्या कर दिया? जीरो जीएसटी कर दिया। किस पे? सिलेक्टेड है एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल आइटम्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो कौन से उसमें? जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, उस पर जो आवश्यकता की दवाएं हैं, मेडिसिन हैं, मेडिकल उपकरण हैं, जो मेडिकल एड्स हैं, उन पे जो बेबी प्रोडक्ट्स हैं जैसे डाइपर हो गए, बेबी फूड हो गए, फीडिंग बोतल होगी, उन सब पे भी जीएसटी फ्री कर दिया। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल बनी थी भाई। कब बनी थी जीएसटी काउंसिल? कब आया था जीएसटी? कब बनी थी? 2016 में। कब बनी थी? 2016 में। ठीक है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? ये एक संवैधानिक बॉडी है ये। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। कब आया था ये? 2016 में आया था। ठीक है, तो जीएसटी की पॉलिसी है वो कौन बनाता है? जीएसटी काउंसिल बनाती है। ठीक है, तो संवैधानिक बॉडी है तो आर्टिकल के थ्रू भी आती है। तो कौन सी आर्टिकल के थ्रू आती है भाई? ये 101वें संविधान था इसका, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। कौन सा? 101वां, ये भी याद रखना है। ठीक है, और आर्टिकल 279 ए के तहत बनाई गई थी। किसके तहत है? 279 ए के तहत। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं भाई? 33 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 33 मेंबर होते हैं, जिसमें 2 तो सेंटर से होते हैं, प्लस 31 किसके से? 28 स्टेट से, प्लस 3 यूनियन टेरिटरी से होते हैं। ठीक है, और इसका जीएसटी का वो कौन होता है भाई? चेयरपर्सन। कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, ये भी याद रखना है, वित्त मंत्री होते हैं इसके चेयरपर्सन होते हैं। चले आगे, हु लॉन्च द ज्ञान भारतम पोर्टल? ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो किसने किया भाई ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, कब किया था? 12 सितंबर को किया था। कब किया था? 12 सितंबर 2025 को किया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो क्या भाई ज्ञान भारतम पोर्टल क्या है? ये एक ऑनलाइन पोर्टल है ये। ठीक है, जिसमें क्या है? अपनी सभी जो पुरानी पांडुलिपियां है ना, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको डिजिटली डालने के लिए है ये। क्या है? जो पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट्स है जो पुरानी, उनको डिजिटली डालने के लिए। ठीक है, जिससे क्या हो सके कि जो पांडुलिपियां जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है उनको कंजर्व किया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके, इसके लिए। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है ये।
ठीक है, ये भी रहता है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके बारे में याद रखनी है। और इसमें कितना बजट दिया गया है भाई, 60 करोड़ का बजट दिया गया है। कितने का, 60 करोड़ का बजट दिया गया है। अब की बार 2025 का अपना बजट था, उसमें इसका इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, और 2025 का 60 करोड़ का बजट दिया गया आपके बजट में इसका। ठीक है, तो क्या इसका मेन मकसद है, जो पांडुलिपि है उसका संरक्षण करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, किसको लिख देता हूं मैं, तो कंजर्व ठीक है भाई। ये जितना ही मैं बोलता हूँ ना वो सारा आपके नोट्स में लिखा मिलेगा आपको, जो एक्सप्लेनेशन वाले नोट दिए जाते हैं उसमें सारा हम लिखवाते हैं, बाद में लिख के पूरा मिलता है आपको। ठीक है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको पीडीएफ मिलती है ये पूरी एक्सप्लेनेशन वाली, जिससे कि आपको बाद में रिवाइज करने में ईजी हो सके। ठीक है, बार बार क्लास तो देखी नहीं जाएंगी, बार बार आप रिवाइज करना है तो आप वहाँ से पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम बहुत पास आ गया, तो जितना जल्दी हो सके आपको पीछे वाले उनके भी रिविजन करते रहो और आगे वाली क्लासेस भी लगाते रहो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द मोस्ट पावरफुल टाइफून 2025 टाइफून रागासा कम फ्रॉम। 2025 का सबसे शक्तिशाली टाइफून रागासा कहाँ आया है, तो कहाँ आया है भाई, ये पश्चिम प्रशांत महासागर में, वेस्ट पैसिफिक ओशियन में आता है। ये कहाँ आता है, वेस्ट पैसिफिक ओशियन में आता है। ठीक है, तो कौन से देश प्रभावित हुए थे भाई से, फिलीपींस, ताइवान और हांगकांग और चाइना। ठीक है, इसे इफेक्टेड हुए थे कौन से देश, फिलीपींस, ताइवान, हांगकांग और चाइना। ये फिलीपींस के तट पर टकराया था जाके, कहाँ पे, ये फिलीपींस के तट पर टकराया था जाके। ठीक है, और इस टाइफून के कारण क्या हुआ था कि चाइना में भी लगभग 4 लाख प्लस लोगों को रिलोकेट किया गया था। ठीक है, चले आगे। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड विच मिसाइल फ्रॉम ए रेल बेस्ड लॉन्चर। भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो किसका किया भाई, ये अग्नि प्राइम का। कौन सी मिसाइल थी, अग्नि प्राइम का, जिसे रेल आधारित जो लॉन्चर है उससे सफलतापूर्ण परीक्षण किया। ठीक है, कौन सी मिसाइल का, अग्नि प्राइम का। ठीक है, ये पहली बार था इंडिया में जब ये टेस्ट हुआ, रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर था उसके ऊपर मिसाइल लॉन्च की गई। कौन सी बात है, ये पहली बार था। ठीक है, और ये सक्सेसफुली भी हुआ। ठीक है, जो ये अग्नि बेस्ड प्राइम मिसाइल है, क्या है ये एक न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल है। कौन सी है, न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल है। ठीक है भाई, याद रखना क्या है, न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल है। इस टेस्ट के बाद क्या हो गया, जब इंडिया भी ना लॉन्च कर सकेगा जो रेलवे मिसाइल रेलवे से। ठीक है, कौन सी कंट्री बन गया भाई, इससे पहले रसिया, यूएसए, चाइना और नॉर्थ कोरिया थे जिनके पास ये टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, किस किस के पास थी ये तकनीक, रसिया के पास, यूएस के पास, चाइना के पास और नॉर्थ कोरिया के पास। अब पांचवा देश कौन सा बन गया, इंडिया बन गया। ठीक है, कहाँ हुआ ये टेस्ट, हुआ कहाँ भाई, ये हुआ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है, कहाँ, उड़ीसा में। ठीक है, वहाँ पर हुआ ये। ठीक है, किसने किया और ये टेस्ट, डीआरडीओ ने किया। किसने किया है, डीआरडीओ ने। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड ए बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया। पुस्तक डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसने लिखी है भाई, ये एस वाई कुरैशी ने लिखी थी। किसने लिखी थी, ये एस वाई कुरैशी ने लिखी थी। ठीक है, कब लॉन्च की गई, ये 15 सितंबर को लॉन्च की गई थी। ये कब लॉन्च की गई थी, 15 सितंबर को। ठीक है, किसने लिखी है, एस वाई कुरैशी ने लिखी है। ठीक है, तो क्या इस पुस्तक में जो दक्षिण एशिया है उसमें जो लोकतंत्र की स्थिति है और जो उसकी चुनौतियां हैं उनके ऊपर प्रकाश डाला गया है और डिस्कस की गई है। क्या जो चैलेंज जो है कहाँ पर, साउथ एशिया में। ठीक है, जो कंडीशन और जो चैलेंजेस हैं साउथ एशिया में वो डिस्कस किए गए इस बुक में। ठीक है, साउथ एशिया में भी और जो इंडिया में भी। ठीक है, इंडिया भी साउथ एशिया में आता है। ठीक है, तो एस वाई कुरैशी कहाँ से है भाई, ये दिल्ली से है। कहाँ से, ये दिल्ली से है।
ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं, 70वें चीफ इलेक्शन कमीशन थे ये 2010 से 2012 तक। चले आगे। आदिवानी ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो आदिवानी ऐप है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है, तो कौन से मंत्रालय लॉन्च किया भाई आदिवानी ऐप? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। तो क्या भाई आदिवानी ऐप जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने लॉन्च की है, इसमें क्या है, जो ट्रांसलेट करने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऐप है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ट्राइबल लैंग्वेज है उनको ट्रांसलेट के लिए ये, ठीक है, जिससे क्या हो सके, जो ट्राइबल लैंग्वेज है उनको प्रिजर्व किया जा सके और उनको क्या किया जा सके, ट्रांसलेट भी किया जा सके, ठीक है। ये ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है भाई, ठीक है। तो कौन सी लैंग्वेज है भाई जिसको ये ट्रांसलेट कर सकती है, लिख देता हूँ मैं कौन सी लैंग्वेज और कहाँ की है। संथाली, कहाँ की है भाई संथाली? उड़ीसा की। कहाँ की संथाली? उड़ीसा की। और कौन सी है? बिली। बिली कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। कहाँ की है बिली? मध्य प्रदेश की है, ठीक है। और मुंदरी, कौन सी? मुंदरी। मुंदरी कहाँ की है? झारखंड की। कहाँ की है मुंदरी? झारखंड की। और एक और है, कौन सी थी और? गोंडी। गोंडी कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की है गोंडी? छत्तीसगढ़ की है, ठीक है। अब ये 4 लैंग्वेज हैं जिनको ये जो जनजाति हैं, उनके जो ट्राइब हैं, उनकी 4 ये लैंग्वेज इनको ये ट्रांसलेट करती है अभी। लेकिन आगे 2 लैंग्वेज और हैं जो इसमें ऐड की जाएंगी। एक तो है कुई और दूसरी गारो। गारो कहाँ की है? मेघालय की है। गारो खासी जयंतिया कहाँ की है? मेघालय की है, ठीक है। चले आगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ऑफ इंडिया। भारत के 29वें महालेखागार नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया भाई? ये टीसीए कल्याणी को। किसे नियुक्त किया गया? ये टीसीए कल्याणी को, ठीक है। कौन से नंबर की है ये? 29वें नंबर की है। कंट्रोलर कंट्रोलर है भाई ये, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इससे पहले कौन थे? एसएस दुबे थे इससे पहले, ठीक है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है भाई ये, ठीक है। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। किसके आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, क्या काम होता है इसका? जो भारत सरकार का जो लेखा जोखा होता है ना भाई, उसका सारा कार्य क्या कौन देखता है? ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स देखता है, ठीक है। जितने भी भारत सरकार के जो अकाउंट के एडवाइजर हैं, सलाहकार हैं, वो सारे इसी में होते हैं, ठीक है। कब स्टेब्लिश हुआ था भाई ये? अक्टूबर 1975 को। कहा भाई? अक्टूबर 1975 में, ठीक है। भारत सरकार का जो मंथली हो गया या जो वार्षिक जो अकाउंट है ना इंडियन गवर्नमेंट का, वो कौन देखता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल देखता है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, रिसिप्ट्स हैं पेमेंट्स की, वो सभी इन्हीं के पास रखती है, ठीक है। जो इंटरनल ऑडिट्स हैं सरकार के, वो भी यही करता है। और क्या करता है भाई ये? भारत सरकार के जितने भी अकाउंट से रिलेटेड मैटर है ना, सारे यही देखता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, अकाउंट से रिलेटेड जितने हैं भारत सरकार के, वो कौन देखता है? कंट्रोलर एंड महालेखाकार नियंत्रक देखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी। एसएसबी क्या है? सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया भाई? ये संजय सिंघल को। किसे नियुक्त किया गया है? संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है, ठीक है। क्या? डायरेक्टर जनरल एसएसबी का कौन? संजय सिंघल, ठीक है। इससे पहले कौन थे? एएम प्रसाद थे। कौन थे? एएम प्रसाद थे, ठीक है। एसएसबी क्या भाई? ये सेंट्रल आर्म फोर्सेस है। क्या ये? सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है ये, ठीक है। कौन से किसके अंडर आता है ये? एमएचए के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, ठीक है। जो नेपाल और भूटान का बॉर्डर है ना, वो देखता है। नेपाल और भूटान के बॉर्डर कौन देखता है? एसएसबी देखता है, ठीक है। पाकिस्तान का बॉर्डर कौन देखता है भाई? बीएसएफ देखता है, ठीक है। याद रखना है। कब बना था भाई एसएसबी? कब फॉर्म हुआ था? 20 दिसंबर 1963 में। याद रखना है, नेपाल और भूटान का बॉर्डर कौन देखता है? एसएसबी। और पाकिस्तान का बीएसएफ देखती है।
ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। चलिए आगे। वेयर वाज द 21st एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडिया एंड यूएस हेल्ड? भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था भाई इसका? फोर्ट वेनराइट अलास्का में। कहाँ किया गया है? फोर्ट वेनराइट अलास्का में किया गया है, ठीक है। युद्ध अभ्यास कौन सी एक्सरसाइज है? मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच में, ठीक है। 21वां एडिशन था इसका, जो कहाँ किया गया है? अलास्का में किया गया है, ठीक है। कब से शुरुआत हुआ था भाई ये युद्ध अभ्यास? कब से शुरुआत हुआ था? 2002 में शुरुआत हुआ था, ठीक है। अच्छा 20वां एडिशन कहाँ हुआ था भाई? 21वां था ये, आपने देख लिया अलास्का में हुआ है। तो 20वां एडिशन कहाँ हुआ था? मार्जन फील्ड फायरिंग रेंज है राजस्थान में। कहाँ हुआ था? मार्जन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ था, ठीक है। विच कंट्री हैज अपॉइंटेड द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड गवर्नमेंट मिनिस्टर इन द वर्ल्ड? दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित सरकारी मंत्री किस देश ने नियुक्त किया है? तो किसने नियुक्त किया भाई? ये अल्बानिया ने। किसने नियुक्त किया? ये अल्बानिया ने नियुक्त किया है, ठीक है। पहली कंट्री बन गई है जो एआई संचालित मंत्री जिसने नियुक्त किया है, ठीक है। तो क्या नाम रखा भाई इसका? नाम रखा इस मंत्री का डीएलआ। क्या नाम रखा है? डीएलआ रखा, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक प्रोक्यूरमेंट की है, किसके है? मिनिस्टर फॉर पब्लिक प्रोक्यूरमेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जो निजी कंपनियों में जो पब्लिक टेंडर दिए जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, उनको ये देगी। इससे क्या होगा कि जो करप्शन है उसको रोका जा सके, ठीक है। टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट को देते टाइम जो करप्शन होता है उसको रोकने के लिए अपॉइंट किया इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ? सीआईएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया भाई? तो किसे नियुक्त किया गया है सीआईएसएफ का महानिदेशक? प्रवीण रंजन को। किसके नियुक्त किया गया है? प्रवीर रंजन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ, ठीक है। इससे पहले कौन थे? राजविंदर सिंह भट्टी थे। आपने देखा होगा पीछे कौन थे? राजविंदर सिंह भट्टी। अब कौन है? प्रवीर रंजन, ठीक है। अच्छा आईटीबीपी का भी चेंज हुआ भाई। आईटीबीपी क्या है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है, ठीक है। तो इसके कौन बन गए हैं? प्रवीण कुमार। कौन बने हैं इसके? प्रवीण कुमार हैं और उसके प्रवीर रंजन है, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है विच बुक बाय किरण देसाई हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज? किरण देसाई की किस किताब को बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो किसको किया गया भाई? द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। किसको? द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी को बुकर प्राइज के लिए क्या किया गया है? शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है। किसकी बुक है ये? किरण देसाई की है, ठीक है। इनकी एक और बुक को पहले बुकर प्राइज मिल चुका है 2006 में। कौन सी बुक थी? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। कौन सी थी? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को, ठीक है। किसकी दी है? किरण देसाई की थी, ठीक है। अच्छा बुकर प्राइज है भाई, ये कब से स्टार्ट हुआ था? कितनी प्राइज दिया जाता है इसमें? स्टार्ट हुआ था 1969 से। और कितना प्राइज दिया जाता है इसमें? 50,000 यूरो दिए जाते हैं। कितने? 50,000 यूरो। कौन देता है? बुकर प्राइज की जो फाउंडेशन है वो देती है, ठीक है। अच्छा इंडिया में और किसको मिला भाई बुकर प्राइज? एक अरविंद अडिगा को मिला था 2008 में। 2008 में किसको मिला था? अरविंद अडिगा को। किसके लिए मिला था? द व्हाइट टाइगर के लिए। द व्हाइट टाइगर के लिए, ठीक है। 1997 में आपको पीछे ही क्वेश्चन में बताया था अरुंधति रॉय को मिला था किसके लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, ठीक है। 2006 में किरण देसाई को बताई दिया था इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, ठीक है। 2024 में किसे मिला था? सामंता आरवी को मिला था ऑर्बिटल के लिए। 2024 का क्या बता पूछ ले, पीछे बताया भी होगा शायद मैंने। समांथा आरवे को कौन सी बुक के लिए? ऑर्बिटल के लिए बताया था भाई, ऑर्बिटल बुक पीछे आई थी, ठीक है। चले आगे। वर्ल्ड फर्स्ट एमआरएनए बेस्ड कैंसर वैक्सीन इंट्रोमैक्स
हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री, विश्व की पहली mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन एंट्रोमिक्स किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो किसने विकसित किया भाई ये mRNA की? ये रशिया ने। जो कैंसर की वैक्सीन है ये एंट्रोमिक्स किसने की है? ये डेवलप रशिया ने की है, ठीक है। mRNA क्या होता है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। हाल ही में इसमें वुमन पर ट्रायल किया गया, ठीक है, जिसमें ये 100% क्या रही है? प्रभावशाली रही है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी कितनी रही है? 100% रही है और 0 साइड इफेक्ट रहे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट एडिशन है तो इसका क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है, ठीक है, डेवलप किया गया है, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेट इंडियाज लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी प्लांट एट विच प्लेस? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भारत के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया भाई? ये सोना में किया गया है। सोना कहाँ है? गुड़गांव के पास हरियाणा में है सोना। कहाँ है? गुड़गांव में आता है सोना, हरियाणा में, ठीक है। तो किसने किया भाई ये इनॉग्रेट? यूनियन मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के कौन? अश्विनी वैष्णव, ठीक है। तो उन्होंने इनॉग्रेट किया किसको? लायन लिथियम आयन बैटरी प्लांट को, ठीक है। कहाँ? सोना, हरियाणा में, ठीक है। तो इसमें क्या रखा गया भाई? 20 करोड़ बैटरी पैक की जाएंगी एवरी ईयर। कितनी? 20 करोड़, ठीक है। जो कि 40% जो इंडिया की नीड है उसको पूरा करेगी। कितने की? 40% जो इंडिया की नीड है उसको पूरा करेगी, ठीक है। तो इस किसके कौन सी स्कीम के तहत बनाया गया अब इसको? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम, ठीक है। ये याद रखना है किसके तहत? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम के तहत, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था इसको? ये स्कीम 2012 में लॉन्च की गई थी ये स्कीम, ठीक है। इसके तहत ही बनाया गया, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत, ठीक है। तो क्या ऑब्जेक्टिव है स्कीम का? भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक का निर्माण है उसको बढ़ावा देना, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इन इंडिया फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी बिंग सेटअप? भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में बनाई गई है? तो किस में बनाई गई भाई? ये असम में। किस में बनाई गई? ये असम में बनाई गई है फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी, ठीक है। असम में कहाँ पर बनाई गई है? नुमलीगढ़ है असम में। कौन सी जगह है? नुमलीगढ़। असम में नुमलीगढ़ में बनाई गई है, ठीक है। जो मैकेनिक वर्क है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका मैकेनिकल जो वर्क है, ठीक है। ये बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी है, ये दिख रहा होगा आपको। किस है ये? बैम्बू बेस्ड क्या है? बायो रिफाइनरी है, ठीक है। ये एक प्लांट है बायो रिफाइनरी का। इसमें क्या होगा? जैसे शुगर केन का वेस्ट हो गया, फूड वेस्ट हो गया, ठीक है, उसको यूज किया जाएगा क्या बनाने के लिए? बायोफ्यूल बनाने के लिए। कौन से बायोफ्यूल? बायोइथेनॉल, बायोडीजल या बायोगैस, ठीक है। ये बनाने के लिए किसका यूज किया जाएगा? बायोमास, जैसे शुगर केन का वेस्ट हो गया, फूड का जो वेस्ट होगा उसका, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द वर्ल्ड टिक कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत की पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया भाई? ये कोच्चि, केरल में। तो क्या भाई टिक कॉन्फ्रेंस क्या है? ये सागौन क्या है? सागौन ये सागवान का पेड़ होता है। सागौन किसको बोलता है? सागवान के पेड़ को बोलता है, ठीक है। तो सागौन के जो क्षेत्र में चर्चा करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है। कहाँ हुई है? ये पहली बार भारत में कोच्चि, केरल में हुई है, ठीक है। तो किसने ऑर्गेनाइज करवाई थी भाई? ये केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। किसने? केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। याद रखना है, ठीक है। यह 3 से 4 साल में होती है, हर से 3 से 4 साल में होती है। और ये 5th नंबर की थी जो इंडिया में पहली थी, ठीक है। और स्टार्ट कब हुई थी? ये 2011 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। चलिए आगे। वेयर विल इंडिया फर्स्ट ओवरसीज सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन स्टेशन बी स्टैब्लिश्ड? भारत का पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया भाई? ये मॉरिशस में। कहाँ स्थापित किया गया? ये मॉरिशस में, ठीक है। तो इंडिया ने और मॉरिशस ने
MOU साइन किया है इसको स्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो क्या है ये, किस लिए काम आएगा भाई, ये जो स्टेशन उपग्रह हैं, जो लॉन्च वाहनों की टेलीमेंट्री है, ठीक है, उनको ट्रैकिंग और जो उनके संचार है उसमें कार्य करने के लिए काम आएगा, ठीक है। जो सैटेलाइट का जो मिशन है उनको मॉनिटरिंग करने के लिए और जो डाटा उसको रिसीव करने के लिए इंडियन ओशियन रीजन के, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। तो कहाँ इस्टेब्लिश किया ये, मॉरिशस में, ठीक है। विच फिल्म हैज इंडिया सेंट फॉर ऑस्कर 2026, भारत ने ऑस्कर में 2026 के लिए कौन सी फिल्म भेजी है, तो कौन सी भेजी है भाई, होम बाउंड। कौन सी भेजी है ये, होम बाउंड भेजी है, ठीक है। इस फिल्म और किसके लिए भेजी गई है, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी के लिए भेजी गई है होम बाउंड, ठीक है। चलिए आगे, ये आ गया भाई जो आजकल एसएससी के फेवरेट बने हुए हैं क्वेश्चन वो, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम। तो पहले क्वेश्चन है, 27 सितंबर 2025 को लॉन्च स्वदेशी 4G नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई अगर हिंदी और इंग्लिश में ये इकट्ठे लेके आएंगे तो पूरा क्वेश्चन आ नहीं पाएगा इसलिए ये हिंदी हिंदी में लेके आ रहे हैं, ठीक है। 27 सितंबर 2025 को लॉन्च की गई स्वदेशी 4G नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का यह नेटवर्क रेडियो एक्सेस नेटवर्क तकनीक के लिए पूर्णतः विदेशी घटकों पर निर्भर है। तो भाई क्या ये ठीक है, नहीं भाई ये गलत है, पूर्णतः विदेशी घटकों पर नहीं है निर्भर ये, ठीक है। जो ये 4G नेटवर्क स्टैक विकसित करने में जो तेजस नेटवर्क RN है और C.डॉट कोर नेटवर्क और TCS सिस्टम एकीकरण के योगदान से बनाया गया ये, ठीक है। TCS, C.डॉट और तेजस नेटवर्क, ठीक है। तो ये विदेशी घटकों पर निर्भर नहीं है, ठीक है। तो एक गलत हो गया, तो एक गलत हो गया, देखो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो 2 और 3 अपने आप ठीक हो गया। तो 2 क्या है, स्वदेशी 4G नेटवर्क की शुरुआत के साथ भारत उन चुनिंदा देशों के साथ समूह में शामिल हो गया जिन्हें पूरी तरह से अपने स्वयं के दूरसंचार उपकरणों का उपयोग करके 4G नेटवर्क स्थापित किया, ठीक है। तो ये ठीक हो गया। थर्ड क्या है, डिजिटल भारत निधि पहल का मुख्य उद्देश्य देश के दूर दराज और गैर लाभकारी क्षेत्रों में सार्वभौमिक 4G कनेक्टिविटी प्रदान करना है, ठीक है। तो ये दोनों हो गए, ठीक है। तो इंडिया में कुल मिलाकर 97,500 प्लस 4G टावर हैं, 4G टावर हैं कितने, 97,500 प्लस 4G टावर हैं, ठीक है। जिसमें से लगभग 92,600 टावर है ना वो स्वदेशी हैं, मतलब अपने इंडिया के हैं, ठीक है। तो ये तो पूर्णतः विदेशी घटकों पर निर्भर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 97,500 में से 92,600 अपने इंडिया से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, ठीक है। और यह नेटवर्क जो काम करेगा वो 700 मेगाहर्ट्ज के बैंड में काम करेगा, मेगाहर्ट्ज बैंड में काम करेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो अपने गांव वाले इलाके हैं या जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नेटवर्क कम है उनको मदद मिल सकेगी, ठीक है। ये क्या है, क्लाउड आधारित, ये सॉफ्टवेयर ड्रिवन है ये, ठीक है। तो क्या आधारित, क्लाउड आधारित है, जिससे क्या होगा कि ये आगे भविष्य में 4G से 5G बदलने में आसानी से अपग्रेड किया जा सकेगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने 26 सितंबर 2025 को MiG-21 लड़ाकू विमान की सेवानिवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो MiG-21 लड़ाकू विमान की सेवानिवृत्ति के संदर्भ में भाई कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करने हैं, ठीक है। तो MiG-21 भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सुपरसोनिक लड़ाकू जेट था। नहीं भाई स्वदेशी रूप से नहीं था भाई, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो कट गया हमारे, 3 क्वेश्चन बच गए, ऑप्शन बच गए। अच्छा उत्तर इसमें दिया ही हुआ भाई, चलो कोई नहीं। अगला क्या है, सेवानिवृत्ति के बावजूद MiG-21 को एंटी ड्रोन प्लेटफॉर्म के रूप में आपातकालीन स्थिति में उड़ान भरने के लिए तैयार कर रखा जाएगा। ये ठीक है भाई, ठीक है। एंटी ड्रोन प्लेटफॉर्म के रूप में भाई इनको जो आपातकालीन स्थिति होगी, जो इमरजेंसी स्थिति होगी उसमें उड़ान भरने के लिए तैयार रखा जाएगा, लेकिन इनको सेवानिवृत्त तो किया जा रहा है लेकिन बाद में भी तैयार किया जाएगा, तैयार रखा जाएगा, ठीक है। MiG-21 का स्थान पूर्णतः स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस मार्क 1 लेगा, ठीक है, जो भारत की रक्षा आत्मनिर्भर पर को दर्शाता है, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, 25 सितंबर 2025 को शुरू की गई जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की गारंटी अधिनियम मनरेगा के लिए एक संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए,
ठीक है, देख लेते हैं भाई क्या क्या कथन है। इस पहल का उद्देश्य मनरेगा के तहत जल संरक्षण और संचय कार्यों में न्यूनतम व्यय को अनिवार्य करना और जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर में सुधार किया जा सके। ठीक है भाई, तो क्या था, मनरेगा का बजट है लगभग 88,000 करोड़ तय किया गया था। ठीक है भाई, इसमें क्या किया गया, इस बजट में एक निश्चित हिसाब है जल सुरक्षा के लिए। ठीक है, जिसमें क्या होगा, रेन वाटर की जो हार्वेस्टिंग होगी, ग्राउंड वाटर की रिचार्ज होगा। ठीक है, चेक डैम और तालाब है, इनके लिए रक्षित किया गया है। ठीक है, तो क्या होगा ये ठीक होगा इस हिसाब से। तो जो न्यूनतम व्यय का अनिवार्य करना है उससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल सुधार हो सके, इसीलिए किया गया। ठीक है, मनरेगा के तहत अति जल संकटग्रस्त प्रखंडों को जल प्रबंधन कार्यों में न्यूनतम 65% और सुरक्षित प्रखंडों में न्यूनतम 30% राशि करने का अनिवार्य है। ठीक है, तो वो तो बता ही दिया बजट में, जो निश्चित हिसाब है एक निश्चित दिशा कर दिया कि अब इतना रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, चेक डैम, तालाब आदि इन पर आरक्षित कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये भी ठीक हो गया। पिछले एक दशक में मनरेगा योजना के तहत महिलाओं की भागीदारी 48% बढ़कर 58% हो गई है, जो कि इस योजना में सामाजिक आर्थिक प्रभाव को दर्शाती है। तो ये क्या भाई है इससे पहले रक्षा रखा गया था। ठीक है, मनरेगा जो महिला की भागीदारी थी ना 48 से 58% हो गई है भाई। यह क्या दिखाती है भाई, इसे रोजगार देने के, सिर्फ रोजगार देने के लिए नहीं है, बल्कि ये जो समाज में जो सामाजिक समावेशन है, जेंडर इंक्लूजन है, और जो गरीबी है उसमें उत्थान के लिए भी काम कर रहा है ये। ठीक है, तो ये बड़ी है भाई, 48% से 58 हुई है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बन गया इसका, डी ऑप्शन हो गया 1 2 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के शोधकर्ता द्वारा जारी गरीबी स्तर में कमी से संबंधित हालिया रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं भाई, शोधकर्ता ने वर्ष 2022-23 के लिए गरीबी रेखा पर निर्धारण करते समय हर राज्य के लिए अलग अलग आय सीमा तय करने हेतु तेंदुलकर समिति के फॉर्मूले का उपयोग किया। नहीं भाई ये गलत है, तेंदुलकर समिति नहीं थी ये रंगराजन समिति थी। कौन सी थी, रंगराजन। रंगराजन समिति का यूज किया गया, रंगराजन मेथड का यूज किया गया। ठीक है, तेंदुलकर समिति है, ये पुरानी समिति थी, लेकिन अब किसका यूज किया जा रहा है, रंगराजन समिति का। ठीक है, तो ये पहला गलत हो गया। ठीक है, पहला गलत होने में ये 3 ऑप्शन कट गया आपके, केवल 2 और 3 बच गया। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण गरीबों को सबसे तेज कमी दर्ज करने वाले राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल है। ठीक है, रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि कई राज्यों में शहरी गरीबी स्तर ग्रामीण गरीबी के स्तर की तुलना के अधिक है, जो कि शहरी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा जाल की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। ठीक है, ये दोनों इसके ठीक हो गया, हमारे गलत होने में ही हमको पता चल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच सितंबर 2025 को हुए तेजस MK1 लड़ाकू विमान के सौदे में निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो क्या भाई इसका देख लेते हैं। यह सौदा भारत के आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है, क्योंकि तेजस MK1 विमानों को 64% से अधिक स्वदेशी पुर्जे शामिल होंगे। ठीक है भाई, ये ठीक है। तो क्या है, अब इंडिया ने क्या किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल को दिया है 97 ये बनाने के लिए तेजस MK1। ठीक है, कितने 97, जिसमें से 68 तो सिंगल सीट होंगे और 29 डबल सीट होंगे। ठीक है, इनकी कुल लागत लगभग 62,370 करोड़ रुपए है, और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल को दिया है। तो ये कहाँ होंगे, स्वदेशी पुर्जे ही शामिल होंगे इसमें मोस्टली। ठीक है, तो पहला हमारा ठीक हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अगला है, तेजस MK1 MKA भारतीय वायुसेना के बेड़े में पुराने पड़ चुके MiG-21 लड़ाकू विमानों की जगह लेगा, जिससे भारतीय वायुसेना के अधिकृत स्क्वाड्रन संख्या में कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था हमने, MiG-21 की जगह लेगा, क्योंकि MiG-21 को बंद किया जा रहा है। तो ये भी ठीक हो गया हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन भी। अगला है, तेजस MK1 की प्रमुख विशेषताओं में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड एरे रडार और मिड एयर रिफ्यूलिंग क्षमता शामिल है, जो कि एक उच्च जोखिम वाले वातावरण में काम करने के लिए सक्षम बनाती है। ये बात इसमें सही है भाई, ये भी ठीक है। ठीक है, जो MK1A है भाई, ये जो इसमें AES रडार, आधुनिक एयर एक्विनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है, और बेहतर हथियार लोड आउटलेट है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें और ज़्यादा अपग्रेड की गई है। ठीक है, ये हवा से हवा में, हवा से जमीन में और समुद्री मिसाइल आदि सभी विशेषताओं में शामिल है भाई इसमें। ठीक है, इसकी डिलीवरी 2027-28 तक स्टार्ट हो जाएगी और 6 साल तक आगे
पूरी होगी ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और आदि कर्मयोगी अभियान के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। स्वस्थ, यह दोनों अभियान प्रधानमंत्री द्वारा 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के धार से शुरू किए गए, ठीक है भाई। ये दोनों अभियान है भाई, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और आदि कर्मयोगी अभियान, दोनों कहाँ से शुरू किए गए हैं? मध्य प्रदेश के धार से शुरू किए गए हैं, ठीक है। अगला है, SNSP स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों में गैर संचारी रोगों और एनीमिया का पता लगाने और उपचार करने पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। क्या भाई ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार है, 2025 में क्या है, स्वस्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय ने और साथ में मिलकर महिला और बाल विकास मंत्रालय दोनों मिलकर शुरू की एक पहल, जिसमें क्या होगा, जो महिलाएं हैं, जो किसारियां हैं और जो बच्चे हैं, उसमें स्वास्थ्य जांच, पोषण और जो रोकथाम और देखभाल की सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। तो ये भी ठीक है इसका, ठीक है। अगला है, आदि कर्मयोगी अभियान का लक्ष्य जनजातीय समुदायों को सीधे सरकारी योजनाओं से जोड़ना है, ठीक है। तो आदि कर्मयोगी क्या भाई, ये एक संचरित नेतृत्व और शासन सुधार पहल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या भाई, जो जनजातीय बहुल गांव हैं, जो परिवर्तनकारी नेतृत्व है जिनका, उनको तैयार करना है और सरकारी योजना और जो उनके कल्याणकारी पहल है उसको प्रभाव बढ़ाने के लिए की गया है, ठीक है। तो ये भी इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, आदि कर्मयोगी अभियान दुनिया का सबसे व्यापक जनजातीय जमीन स्तर पर नेतृत्व मिशन है, ठीक है भाई। ये अभियान 1 लाख प्लस जनजातीय गाँव में है, ठीक है, जिसमें 550 प्लस जिले हैं, 550 प्लस डिस्ट्रिक्ट हैं और 30 हमारे स्टेट प्लस यूटी है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है भाई वर्ल्ड का, तो ये डी ऑप्शन बनता है इसका, चारों ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2025 को असम में दुनिया के पहले बांस आधारित बायोएथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। यह परियोजना निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण कीजिए। ये मैंने पढ़ा था, पीछे से देख लिया था। यह संयंत्र भारत में कचरे से धन, वेस्ट टू वेल्थ पहल का एक प्रमुख उदाहरण है, क्योंकि यह बांस के हिस्से का प्रयोग करके शून्य अपशिष्ट, जीरो वेस्ट का बढ़ावा देगा। मैंने देखा था, जो शुगर केन का वेस्ट है, जो फूड का वेस्ट है, उसका यूज करके क्या बना जाएगा, बायोएथेनॉल, और ये बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ठीक है, जीरो वेस्ट टू वेल्थ बनाया जाएगा, ठीक है। यह परियोजना भारत के राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के उद्देश्य के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य है इथेनॉल सम्मिश्रण, इथेनॉल बाइंडिंग को बढ़ावा देकर आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है, ठीक है। तो क्या भाई, अगर ये यहीं पे बनाने लग गए, हम वेस्ट से बनाने लग गए बायोइथेनॉल, तो क्या आयात नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आयात की जो निर्भरता उसको कम करेगा, तो ये ऑप्शन भी ठीक है भाई। अगला क्या है, पूर्वोत्तर भारत में इस प्रकार के संयंत्रों की स्थापना के क्षेत्र में किसानों के लिए आर्थिक अवसर बढ़ेंगे, जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। तो ये भी ठीक है भाई। तो इस प्रकार का संयंत्र लगेगा तो उसमें क्या होगा, जो किसानों के, जैसे जो शुगर केन का वेस्ट होता था वो भी उनका बिक जाएगा, जो उनके फूड का वेस्ट होता था वो भी उनका बिक जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसको भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो इसके तीनों ऑप्शन ठीक है भाई। क्या ऑप्शन है इसका आंसर, डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया पहल के संदर्भ में 26 अगस्त 2025 को गुजरात में शुरू की गई ग्रीन मोबिलिटी पहल के निम्नलिखित परिणाम पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं भाई क्या क्या इसका। सुजुकी के पहले मेड इन इंडिया बीवी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण भारत में होगा तथा इसका निर्यात केवल जापान और यूरोप में किया जाएगा, ठीक है। ये क्या बनता है, ये ठीक है भाई। ये मेक इन इंडिया भाई, ये सिर्फ जापान और यूरोप में नहीं किया जाएगा भाई, इसका क्या है, 100 प्लस देशों में भेजने की योजना है। तो ये गलत हो गया, पहला गलत हो गया था, ये भी गया, ये ऑप्शन भी गया, दो ऑप्शन बच गए हमारे, ठीक है। तो क्या ये ईवी इंडस्ट्री की सप्लाई चेन है जिसमें आत्मनिर्भरता बनेगी, ठीक है। तो क्या होगा भाई इसमें, मेक इन इंडिया, क्या इसे मेक इन इंडिया प्लस मेक फॉर वर्ल्ड, ठीक है। तो जापान और यूरोप के लिए तो है ही नहीं, किया जाएगा सिर्फ, ठीक है। ये पहल कहां से शुरुआत हुई है, गुजरात से शुरुआत हुई है, ठीक है। अगला क्या है, तो साबिया डांसी और सुजुकी संयुक्त उद्यम में घरेलू स्तर पर लिथियम आयन बैटरी का इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन शुरू हो गया है। ये ठीक है भाई। यह पहल भारत की विनिर्माण क्षमता को दर्शाती है और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देगी। ये भी ठीक है, इलेक्ट्रिक आएगी तो भाई अच्छा है। ये क्या होगा, स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 24 अगस्त 2025 को किए गए अंतरिक्ष से वापसी के क्रू मॉडल पर सफल टेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट के उद्देश्य गगनयान मिशन के समय अंतरिक्ष यात्रा को सुरक्षित वापस सुनिश्चित करना है।
गगनयान भारत का पहला मानव रक्षित अंतरिक्ष मिशन है। गगनयान मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष यात्री को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिन के लिए भेजना है। ठीक है भाई, देख लेते हैं। ये इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है भाई। इसमें क्या है, जो 5 टन की मॉक क्रू मॉड्यूल है, हेलीकॉप्टर से गिराया जाएगा। ठीक है, और उसमें पैराशूट सिस्टम की तैनाती होगी। ठीक है, जिससे क्या होगा कि प्रशिक्षण किया जाएगा कि जब वो आएंगे, यात्री आएंगे अंतरिक्ष से, तो वो भी सफल हो सके। ठीक है, जो मिशन रिकवरी सिस्टम है उसकी विश्वसनीयता बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, गगन कौन सा व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा भाई? ये गगनयान LVM-3 से। ठीक है, किसे? LVM-3 से। ठीक है, तो ये इसके कौन सा ठीक है भाई? इसका तीनों ठीक है इसके। ठीक है, ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भी होगा। इस मिशन का लक्ष्य है अंतरिक्ष यात्री को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिन के लिए भेजना है। ये भी ठीक है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित टाइगर कॉरिडोर हाईवे के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। यह हाईवे मध्य प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच को जोड़ेगा। ठीक है, ये ठीक है भाई, इन चारों को जोड़ेगा ये। क्या इसमें क्या भाई, टाइगर कॉरिडोर हाईवे है, इसको लेकर जो संरक्षण कार्यकर्ता चिंतित है, उनका तर्क है कि जंगलों की कटाई और अधिक सड़क यातायात से क्या होता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको नुकसान होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या बनाए जा रहे हैं? टाइगर कॉरिडोर हाईवे बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इस परियोजना का उद्देश्य वन्यजीव सुरक्षित अवगुणों सुनिश्चित करना है। ये भी ठीक है भाई इसका। ये योजना मध्य प्रदेश परिवहन मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। भाई परिवहन मंत्रालय द्वारा लॉन्च नहीं की गई है ये, तो कौन सा हो गया इसका? 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA द्वारा अगस्त 2025 में देश में लागू स्वदेशी उड़ान योग्यता नियमों के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। ये नियम भारत परिस्थिति और तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इसके तहत किसी भी नए इंजन और प्रोपेल को सर्टिफिकेशन से पहले न्यूनतम 300 घंटे की फ्लाइट टिकटिंग से गुजरना होगा। ये नियम भारत के विमान और पुर्जों का निर्माण में बढ़ावा देंगे। ठीक है, क्या है, DGCA ने ना 2025 में लगभग 100 से अधिक नागरिक उड़ान जो नियम है ना, सिविल एविएशन के रूल हैं, उनमें संशोधन किया। ठीक है, इसमें क्या भाई, जो विमान के पुर्जे हैं, जो MRO हैं, जो एयर टैक्सी या ड्रोन है, इनको ध्यान में रख के किया गया है। ठीक है, इनको सभी का जो उद्योग है वो आधुनिक बनाने की दिशा में किया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो नियम की जो वेरी सर्टिफिकेशन है पुर्जों की मरम्मत की, ठीक है, वो भारत सर्टिफिकेशन प्रोसीजर शामिल होगा उसमें। ठीक है, तो ये इसके तीनों ऑप्शन ठीक है। चलिए आगे। ये हमारे भाई कुछ इंपॉर्टेंस डे हैं सितंबर के, वो देख लेते हैं। 8 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। क्या थीम थी? प्रमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल एज, डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। ठीक है, 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट डे, नेशनल फॉरेस्ट मेरिटोरियस डे, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। थीम क्या थी? रिमेंबरिंग द प्रोटेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट, शहीदों को याद करें, वनों की रक्षा करें। ठीक है, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस। थीम क्या थी? फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। याद रखना भाई वर्ल्ड ओजोन डे की। 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे, विश्व अल्जाइमर दिवस। थीम क्या थी? आस्क अबाउट डेमनेशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर, डेमनेशिया के बारे में पूछे, अल्जाइमर के बारे में पूछे। ठीक है, 21 सितंबर को और कौन सा डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। थीम क्या थी? टेक एक्शन नाउ फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड, अभी कदम बढ़ाए एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। ठीक है, 23 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। अभी कौन सी स्टेट ने सबसे पहले लागू किया भाई सांकेतिक लैंग्वेज? अपने वहाँ पे असेंबली में पंजाब ने की थी, पीछे क्वेश्चन आया था हमारा, याद होगा। तो थीम क्या थी भाई साइन लैंग्वेज डे की? इंटरनेशनल की साइन लैंग्वेज को नेक्स्ट टू अस, सांकेतिक भाषा में एकजुट करती है। ठीक है, 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस। थीम क्या थी? नॉट ए सिंगल हार्ट बीट शुड स्टॉप, एक भी धड़कन न रुके। ठीक है भाई, ये आज के हमारे सितंबर के इंपॉर्टेंट डे थे। थीम से एक ना एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो थीम सारे हमने हर एक क्लास की लास्ट में थीम जरूर करवाई है, तो थीम और डे करके जाना ही है। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ताकि आपको रोज की आपकी वीडियो की अपडेट डेली की डेली मिलते रहें और आप डेली हमारे साथ पढ़ते रहो और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी बढ़े। ठीक है, तो क्लास की PDF के लिए भाई आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।
वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा और साथ में ही आपको जो बुक है योद्धा करंट अफेयर की हमारी, वो बुक हाई करने के लिए हमें आपको yoddhapublication.com पे जाना पड़ेगा और उसका भी लिंक हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।